तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें कक्षा 10 के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का हम 20 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे। तो आइए इसको देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे। तो कह रहा है असहयोग आंदोलन कैसे था। तो ये सितंबर, आंसर में इसका लिखेंगे सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। ये याद रखिएगा, पूछा गया यही है कि प्रथम जन आंदोलन किसे कहते हैं। तो यही कहते हैं। इस आंदोलन को प्रमुख 3 कारण थे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा पंजाब में, सरकार की बर्बरता की कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, अतः स्वराज की प्राप्ति करना। आंदोलन को 2 तरह से कार्यक्रम में अपनाया गया, प्रस्तावित कार्यक्रम और दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार थे। सरकार की उपाधियों का अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, सरकार की अर्ध सरकारी उत्सवों को बहिष्कार किया जाए, स्थानीय संस्थान को सरकारी सदस्य से इस्तीफा दिया जाए। कुल मिलाकर बात ये था कि सरकार असहयोग आंदोलन में सबकी मदद थी कि जो भारतीय हैं उनके द्वारा काम करा रहे, सरकारी पद पर हो या कोई भी पद पर हो, आप छोड़ दीजिए, आ जाइए असहयोग आंदोलन में। ये कुल मिलाकर असहयोग आंदोलन का जन आंदोलन बनाने का उद्देश्य था। अगला चौथा है इसका कि सरकारी स्कूल में कॉलेज का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्याय का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए। मतलब दूसरे को ना बुलाया जाए, आपस का विवाद आपसे ही खत्म हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि लौह उद्योग के औद्योगिकरण के प्रति गति प्रदान की कैसे। उत्तर होगा वस्त्र उद्योग के प्रगति केवल कोयले के लौह के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए अंग्रेज ने इन उद्योगों को बहुत अधिक ध्यान दिया। वाष्प इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए एक निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार किए जाने लगे। हम्पी ड्रेवी ने कारखानों में यहाँ पर कारखाना होगा, कारखाना वो होता है जो ट्रेन वाला, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कारखाने में काम करने के लिए 1815 में एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। हेनरी बेस्मर ने 1815 ईस्वी में एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और भी बड़ा बना दिया। तो इस तरह दूसरा का आंसर हो गया। अब तीसरा का देख लीजिए कि शहर की नई किस्म का जन्म किसने दिया। तो शहर में निम्नलिखित में से नई समस्या का जन्म दिया गया। आवास की समस्या, जल आपूर्ति की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ये 3 नई समस्या हैं। औद्योगिक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद कर लीजिए क्योंकि बार बार इसे पूछा जाता है। तो औद्योगिक क्रांति ने किस तरह के विश्व बाजार के स्वरूप का विस्तृत किया। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड ने बड़े बड़े कारखानों के वस्तुओं के उत्पादन के प्रारंभ हुआ। ये कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे। वाष्प इंजन के कारखाने बहुत अधिक उत्पादन होने लगे, जिससे कच्चा माल तैयार की आवश्यकता पड़ गई। तब इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर पांव फैलाया, जहां कच्चे माल भी मिला और वहां पर बनाया बाजार भी, और इस तरह उपनिवेश का प्रारंभ हुआ। 5वां क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का स्पष्ट करें। तो इसका होगा आंसर कि 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। धीरे धीरे वो संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इस प्रभाव को कम करने के विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 में अस्तित्व है। विश्व व्यापार संस्था पूंजीवादी देशों को बड़े व्यापारिक औद्योगिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिरती अर्थव्यवस्था में जान फूंक दी। फलस्वरूप अमेरिका पुनः से आर्थिक रूप से समृद्ध देश बन गया। इसका भी अर्थ समझ लीजिए कि अमेरिका क्यों आज भी धनी है। तो क्यों है? क्योंकि उसने वेपन का खजाना खोल रखा है, मतलब कि सारा हथियार बनाता है उसी की कंपनी,
और उसका जब तक विश्व में अगर शांति हो जाएगी तो कभी उसका हथियार नहीं बचाएगा, तो फिर उस हथियार नहीं बचाएगा तो मजबूत देश नहीं रहेगा। इसलिए वो बार बार समय समय पर कोई न कोई देश को लड़ाता रहता है ताकि उसका हथियार बचाए और वो उस धनी बने रहे। इसी प्रकार ने एक और काम किया कि जब भूमंडलीकरण हुआ तो सोच रहा था कि हमारा अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, तो कह रहा था कि हमारा पैसा को लीजिए विश्व बैंक और जाकर अपना सूद ब्याज पर दीजिए और सूद ब्याज हमको दीजिए, फिर अपना वो सूद ब्याज से धनी होता गया। 6 क्वेश्चन है। 1847 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या थे? तो उत्तर है फ्रांस के जुलाई 1830 में क्रांति के पश्चात आर्लेंस वंश की लुई फिलिप ने उदारवादियों पत्रकारों तथा पेरिस की जनता का समर्थन से सत्ता की प्राप्ति की। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार के मध्यम वर्ग तक बहुत मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला। फिलिप ने गणतंत्र की प्रति प्रक्रियावादी नीति तथा दमनात्मक कार्यों का सुबह हो जनता ने 1848 में क्रांति को जन्म दिया। 7 क्वेश्चन करा है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व में प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण का द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका 2 कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, इस क्रांति के पश्चात अथवा सर्वहारा वर्ग के सत्ता के रूप में स्थापित हो गई। सर्वहारा वहाँ की जाति है यानी कास्ट है हो गई, तथा उसमें अन्य क्षेत्रों का आंदोलन का प्रोत्साहन मिला, मतलब कि और लोग व्यक्ति भी साथ आए। दूसरा है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा स्तर 2 खेमों में विभाजित हो गया, एक साम्यवादी और विश्व में पूंजीवादी। साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों अलग। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। इस तरह से विभाजित प्रक्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अथवा हो चिन मिन की संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो 1917 ईस्वी में हो चिन मिन वियतनामी छात्र के पेरिस के साम्यवादी का एक गुट बनाया। बाद में हो चिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनाम क्रांति दल का गठन किया। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग संघ देंगे अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन की सरकार बनी और दक्षिण वियतनाम में उन्हीं की सरकार थी जिनका पहले थी। दक्षिण आगे पूछ रहा है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विभिन्नताओं का उल्लेख करें। तो देखिए, समाज के वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। गांव में आबादी कम होती है, नगर में ज़्यादा होती है, यानी नगर मतलब शहर में ज़्यादा होती है। गांव में खेती और पशुपालन की मुख्य आजीविका है। गांव में खेती और पशुपालन यानी करते हैं लोग, और शहर में व्यापार तथा उत्पादन करते हैं लोग। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित है। गांव में स्वस्थ हवा मिलेगा, शहर में प्रदूषित। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शहर में अधिक उन्नत की अवस्था में होती हैं, यानी नगर में अधिक होती हैं। ये सब शिक्षा भी, स्कूल जाएंगे बढ़िया बढ़िया है। यातायात, आने जाने की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मतलब डॉक्टरी बढ़िया बढ़िया है। ये सारी सुविधाएं शहर में अच्छी रहती हैं देहात के अपेक्षा। इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था? मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थ और जोग सेनापति था। मेजिनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली का धर्मराज बनाना के पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट को पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजिनी की पुनः हार हुई और पलायन कर गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 1929 के आर्थिक में किन्हीं 3 कारण का संक्षिप्त में विवरण दें। तो 1929 में आर्थिक संकट के बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित था।
प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। इसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव के पिसते रहे। नवीन तकनीक प्रगति के मुनाफे के थे। कृषि के में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई है। अति उत्पादन के कारण कीमतें काफ़ी गिर गई। इसमें किसानों की आय घट गई। अतः स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपनी आय का स्तर बनाए रखे सके। इससे कीमत और नीचे चली गई। इससे आर्थिक संकट का जन्म दिया। अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए ऋण की वापसी मांग आर्थिक संकट को और गहरा दिया। मतलब कि कोई व्यक्ति ऋण दिया और उसी समय पर मांगने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जब आप उस स्थिति में हैं तो उस वक्त संकट और गहरा गया जब ये अमेरिका ने पूरा पैसा मांगने लगा। अगला क्वेश्चन है कि मेजिनी कौन था? तो उत्तर होगा कि मेजिनी इटली का एक राष्ट्रवादी के गुप्त दल कार्बोनेरी का सदस्य था। सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था, साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलन के द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर इटली से पलायन पड़ा। 1848 में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजिनी ने पुनः इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहर का स्थापना निर्णायक रूप से हुई। निम्न में 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णय से हुई है। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व का विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। 14 क्वेश्चन करा हिंद चीन के फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना के किन्हीं 2-3 उद्देश्यों का लिखित करें। हिंद चीन फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना का 3 उद्देश्य इस प्रकार हैं। डच एवं ब्रिटिश कंपनियां व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को कम करना। दूसरा, औद्योगिकरण हेतु कच्चे माल का प्राप्त करने के लिए विस्तृत बाजार को अपने द्वारा उत्पादित सामान को बेचने के लिए। 15 क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था? तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी विरोधी एक अराजकता का अधिनियम बन गया। इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य वारंट के भी कहीं भी ऐसे व्यक्ति समय से गिरफ्तार की जा सकती हैं। पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या प्रतीकता है? कागज की छपकाना के ज्ञान होने के पूर्व भारत के लोग भोजपत्र, ताड़पत्र एवं हस्तनिर्मित कागज के हाथ से लिखते थे और ये रचना पांडुलिपि कहलाती हैं। जैसे आज भी तुम्हें सभी लोग जानते हैं कि शादी ब्याह के लिए कार्ड देते हैं, वहीं एक ताड़पत्र कहलाता है। ये ताड़पत्र आज बोलते हैं जिसे पांडुलिपि कहलाता है। पांडुलिपि द्वारा हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख पाएँ और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते गए। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार एवं आर्थिक गतिविधि के सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का नेपोलियन बोनापार्ट की तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस के राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इसे इटली का जर्मनी का एकीकरण मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व को आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ भी हो जाएगा। इस प्रकार यूरोप के राष्ट्रवादी को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। साम्यवादी की नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसे थी? 1970 में पूर्व रूस के राजतंत्रीय शासन स्थापित की। रूस के सम्राट को जार कहा जाना। जार शाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। किसान और मजदूर और समान लोगों को जीवन का अत्यंत ही दयनीय था। अतः 1970 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी
क्रांति हुई और इसके सत्ता के बागडोर सर्वहारी अर्थात कृषक, मजदूर और जन सामान्य के हाथों में आ गई। उत्पादन पर अब पूरे समाज में अधिकार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। 20 क्वेश्चन है कि जर्मनी का 2 बाधाएं बताइए। जर्मनी पूरी तरह से खंडित राज्य था। कैसा राज्य था? तो खंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उन्हें धार्मिक, राजनीति, सामाजिक विषमताएं भी मौजूद। वहाँ पर प्रश्न शक्तिशाली राज्य था। अपने प्रभाव बनाए रखने के जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को भाव था। इसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनमें सक्षम नहीं था। इस तरह आपको 20 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 20 क्वेश्चन आप देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है हमारे टॉपिक पर सारा 10th क्लास का वीडियो उपलब्ध है। आप प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन लिखकर वहाँ पर जो टॉपिक सर्च मारेंगे वो आपको मिल जाएगा। इस तरह मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।